क्वेश्चन करेंगे। ऑलरेडी ये पोर्शन बेटा हमने ऑलरेडी कल पढ़ा हुआ है, पूरा डिस्कशन किया हुआ है। म्यूचुअल इंडक्शन की जो थ्योरी थी, है ना, जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, वो सब हमने कल की क्लास में देखा। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले, बट उसके पहले बेसिक रिवीजन। फ्लक्स ऑफ सेकंड कॉइल किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट इन फर्स्ट कॉइल के प्रोपोर्शनल होता है। N2 phi2 is proportional to I1 या N2 phi2 is equals to M into I1, या फिर ये आ जाएगा फ्लक्स ऑफ फर्स्ट कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन सेकंड कॉइल। ठीक है, मतलब N1 phi1 is proportional to I2 और N1 phi1 is equals to म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू किसके बराबर? I2 के बराबर। यहाँ पे M क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है। एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकलेगा बेटा? म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी phi1 I N1 phi1 अपॉन I2 या फिर N2 phi2 अपॉन I1, और ये इसकी यूनिट क्या आएगी यहाँ पे? दिस इज इन वेबर पर एम्पियर, और वेबर पर एम्पियर किसके बराबर होता है? H। H मतलब क्या है यहाँ पे? वेबर पर एम्पियर। H मतलब क्या है यहाँ पे? हेनरी। समझ गया ना? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए आपको ये इस तरह से मेथड अडॉप्ट करनी है। यही तरीका है। जैसे आपको किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी निकालनी है ना? कैपेसिटर के लिए जैसे आपको कैपेसिटी निकालनी है तो क्या करोगे? कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी निकालने के लिए कैपेसिटर में चार्ज दोगे, उसकी प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, Q डिवाइडेड बाय V कर दोगे, कैपेसिटी निकल जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही इंडक्टर कॉइल के लिए अगर उसका इंडक्टेंस निकालना है तो उसमें कितना फ्लक्स है, कितना करंट दिए, फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट कर दिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो फर्स्ट वाली कॉइल का फ्लक्स डिवाइडेड बाय सेकंड वाली कॉइल का करंट, या फिर सेकंड वाली कॉइल का फ्लक्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाली कॉइल का करंट। बस यही तरीका होता है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का। हाँ, लेकिन जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो फ्लक्स पे और करंट पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? ज्योमेट्री ऑफ कॉइल्स पे, उनका ओरिएंटेशन कैसा है, मीडियम कैसा है, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे हैं, है ना, उनकी लेंथ, मतलब जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं वो कैसे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। समझ गए कि नहीं? मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस, ये किस पे डिपेंड नहीं करते? करंट पे डिपेंड नहीं करते, फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कैपेसिटी चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, V पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, जैसे कैपेसिटी चार्ज पे डिपेंडेंसी नहीं है, उसकी V पे डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हो गया बेटा? अरे बोलो जल्दी से, क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया ये? हेलो, क्लियर हो गया? ये हमने कल पढ़ा हुआ था। इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने रिकॉल करवाया, वापिस अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले इसलिए। ठीक है, कल ऑलरेडी हमने किया हुआ है इसको। स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से इस पेज का। हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हेलो, ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए? वापस लिखना है? लिखना नहीं है, स्क्रीनशॉट ले ले। ये ऑलरेडी कल लिखा हुआ तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है इसको, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो। ओके फर्स्ट पेज ये हमने रिकॉल करवा दिया। और एक दो बच्चे वो करते रहो यार, रिस्पॉन्ड करते रहो, मुर्दे टाइप मत पड़े रहो, है ना भैया? तो थोड़ा एनर्जी लाओ अपने उस पे, रिस्पॉन्ड करो, मतलब ऐसा लगे कि पढ़ रहे। बस ऐसा नहीं कि मोबाइल खोल के बैठ गए हो गए, अभी कॉपी खोल के बैठो, है ना, और पूरा रिस्पॉन्सिव रहो। मिटा दो अभी इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया इस पेज का। सर बोलो क्या? हेलो, हेलो, कुछ बोल रहे थे क्या? कोई कुछ बोल रहे थे? हाँ ठीक है, मिटा दो सर।
ओके, अब हम लोग ना क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सम सिस्टम, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सम सिस्टम, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सम सिस्टम ऑफ कॉइल। या सिर्फ सिस्टम, बस सिर्फ हम लोग सिस्टम बस ले लेते हैं यहाँ पे, कुछ सिस्टम के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का कैलकुलेशन, ठीक है। अभी जैसे हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे कोएक्सियल सोलिनॉइड, पहला कोएक्सियल सोलिनॉइड, कोएक्सियल सोलिनॉइड। देखो दो कोएक्सियल सोलिनॉइड हम लोग ले रहे हैं जो एक दूसरे के अंदर है, मतलब देखो ये दो सोलिनॉइड हो गए, ये कोएक्सियल नहीं है बेटा, ये कोएक्सियल कैसे रहेंगे, ये कोएक्सियल हो गए है ना, या इसके अंदर ये डाला हुआ ये वाला सोलिनॉइड, या इसके अंदर ये सोलिनॉइड डाला हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं जो सिलेबस में है अपने, मतलब जो क्वेश्चन बनते हैं भाई जिनके लिए कैलकुलेशन कर पाओ, इसके लिए कैलकुलेशन मुश्किल है क्योंकि फ्लक्स का कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। इसके लिए कैलकुलेशन कर सकते हो आप, जैसे एक सोलिनॉइड है उसके अंदर मैंने दूसरा वाला भर दिया, ये बड़ा सोलिनॉइड हो गया, एक छोटा सोलिनॉइड उसके अंदर भर दिया मैंने, है ना। तो इस तरह के अरेंजमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, देखो यहाँ पे, तो कोएक्सियल सोलिनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस, ध्यान देना, ठीक है। मान लो यहाँ पर ये एक छोटा सोलिनॉइड अपन ने लिए, ठीक है, इसका एरिया है A1, इज इट क्लियर, इसकी लेंथ है L1 और इस पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं, इसमें टोटल टर्न मान लो N1 है, या फिर इसको बाद में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। डायग्राम बना दूं मैं, ये कौन सा सोलिनॉइड हो गया बेटा, इट इज फर्स्ट सोलिनॉइड। और एक और सोलिनॉइड, अब ये ऐसे बाहर से, है ना, दिस इज सेकंड सोलिनॉइड, ये सेकंड सोलिनॉइड हो गया बेटा, ये दो सोलिनॉइड हो गए हैं ना, एक अंदर और एक बाहर, ऐसा समझ गए कि नहीं। अरेंजमेंट समझ गए सोलिनॉइड का कैसा लिया हमने, अरेंजमेंट समझ गए, अरेंजमेंट समझ गए, अरे बोलो भाई जल्दी से, अरेंजमेंट समझ गए। यस सर। फर्स्ट यस सर। लेंथ L1 इक्वल्स टू L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। इस पे नंबर ऑफ टर्न N1 और इस पे पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ N अपॉन L। लेंथ दोनों सोलिनॉइड की हमने कैसी लिया है, यहाँ पे एक जैसी लिया है, क्योंकि अगर लेंथ एक जैसी नहीं लेंगे तो कैलकुलेशन बराबर नहीं हो पाएंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो रहेगा। जैसे कैपेसिटी, दो पैरेलल प्लेट का अरेंजमेंट, आप हम लोग पैरेलल प्लेट बनाने के लिए क्या करते थे बताओ जरा, पैरेलल प्लेट बनाने के लिए जो अरेंजमेंट लेते थे वो कैसा लेते थे, पैरेलल प्लेट का अरेंजमेंट के लिए, दो पैरेलल प्लेट का अरेंजमेंट के लिए क्या करते थे हम लोग, है ना, कैसी प्लेट लेते थे, मेटालिक प्लेट कैसी लेते थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने के लिए आइडेंटिकल मेटालिक प्लेट लेके अरेंज करते थे, तभी कैलकुलेशन हो पाता था। लेकिन ये एक अलग प्लेट है और इसका शेप एंड साइज अलग है, ये भी कैपेसिटी बनेगी, लेकिन हम लोग इसमें कैपेसिटी का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। कैपेसिटी रहेगी इस अरेंजमेंट की भी, ऐसे की भी रहेगी, ऐसे की भी रहेगी, ऐसे की भी रहेगी, लेकिन इन अरेंजमेंट की हम लोग कैपेसिटी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो सिलेबस में ये क्वेश्चन वही आते हैं जिनके लिए हम लोग कैलकुलेशन कर पाए, जिनके लिए कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे भाई वो क्वेश्चन आएंगे नहीं, रहेगा लेकिन, है ना। जैसे ये मान लो बहुत लेंथ अगर मान लो बराबर नहीं है,
लेंथ बराबर नहीं है दोनों की, तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। समझ गए ना? तो हमने क्या किया, यहाँ पे लेंथ एक जैसी रखे हैं। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग। सेकेंड सोलिनॉइड के लिए लेंथ इज L2, अगेन L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न N2, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ N2 डिवाइडेड बाय L। अब देखो इस अरेंजमेंट का हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, ठीक है। इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। क्या करोगे बेटा, यहाँ पे करंट किस में दे और फ्लक्स किसका कैलकुलेट करें, थोड़ा सोचो जरा दिमाग लगा के। किसमें करंट दें और किसका फ्लक्स कैलकुलेट करें, है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए क्या आएगा हमारे पास में, फार्मूला क्या रहेगा, M इज इक्वल्स टू आइदर N1 phi1 अपॉन I2 या फिर N2 phi2 डिवाइडेड बाय I1। समझ गए कि नहीं? जहां पे phi1 इज फ्लक्स थ्रू वन टर्न, फ्लक्स थ्रू वन टर्न, एक टर्न के लिए ये फ्लक्स है। अब थोड़ा सोचो, ये जैसे दो कॉइल का अरेंजमेंट है, एक बड़ी कॉइल है एक छोटी कॉइल है, ऐसी यहाँ पे हम करंट किस में दें और फ्लक्स किसका निकालें, थोड़ा सोच के बताना जरा, बताओ थोड़ा भी क्वेश्चन आंसर करते। किस में करंट दे, बाहर वाली कॉइल में करंट दे कि अंदर वाली में करंट दे? अंदर वाले। अंदर वाली में करंट देते तो अंदर वाली की फील्ड कैसी बनेगी, अंदर वाली की फील्ड, अंदर वाली की फील्ड बनेगी और बाहर वाले के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करोगे, है ना। हेलो, यस सर। फील्ड बनेगी और बाहर वाले के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करोगे। लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर इसका क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है तो कुछ फील्ड लाइन यहां से देखो, यहां पर के लिए तो एकदम यूनिफॉर्म रहेंगी, है ना। यहाँ पर के लिए तो एकदम यूनिफॉर्म है। मैं थोड़ा अलग डायग्राम बनाता हूँ ये बताने के लिए। ऐसा ये अंदर वाला सॉलिनॉइड हो गया मान ले, है ना, और ये बाहर वाला सॉलिनॉइड हो गया। अब अगर इसमें हमने करंट दिए तो इसकी फील्ड लाइन यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसी आएंगी बेटा, बराबर इस तरह से मान ले, और ये यहां से निकल के फिर ऐसी बन रही है, ठीक है। अब इससे क्या गड़बड़ होगी, अगर तुम अब बाहर वाली कॉइल के लिए फ्लक्स निकालते हो तो बाहर वाली कॉइल का फ्लक्स आप आसानी से निकाल पाओगे क्या इसके बारे में? बाहर वाली कॉइल का फ्लक्स आसानी से निकलेगा क्या? फ्लक्स कब आसानी से निकलेगा, फ्लक्स का फार्मूला क्या है बोलो जरा, फ्लक्स का फार्मूला क्या है और फ्लक्स कब आसानी से कैलकुलेट कर पाते हो आप? बी ए कॉस थीटा, यही है ना। कब फ्लक्स का कैलकुलेशन आसान रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का कैलकुलेशन किसमें आसान रहेगा बताओ। ये दो इक्वेशन लिखा हूं मैंने यहाँ पे, फ्लक्स का कैलकुलेशन किसमें आसान रहता है, यहाँ पे आसान रहता है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन से आसान रहता है? ऊपर वाले। ऊपर वाले से, है ना। और यहाँ और इस देखो फ्लक्स का कैलकुलेशन आसान कब रहेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। तो अगर अंदर वाली कॉइल में आपने करंट दिया तो बाहर वाली कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर अंदर वाली कॉइल पे तुमने करंट दिया तो बाहर वाली कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगी, अगर ये कॉइल बहुत छोटी है। अगर मान लो दोनों के साइज लगभग लगभग सेम है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर साइज में डिफरेंस, एक बहुत छोटी है एक ज्यादा बड़ी है, और अंदर वाली कॉइल में तुमने करंट दे दिया अंदर वाले सॉलिनॉइड में, तो फिर बाहर वाले सॉलिनॉइड के लिए फ्लक्स की वैल्यू बेटा बराबर नहीं आएगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगी तो उसका फ्लक्स का कैलकुलेशन डिफिकल्ट पड़ जाएगा हमको, है ना। समझ गए कि नहीं? अरे बोलो जल्दी से भाई, समझ गए? यस सर। बट जो है दोनों, उसमें क्या होगा? किसमें किसमें? जो सर आपके पास दो नहीं है क्या, छोटे छोटे सोलोनॉइड सब? इसमें भी ये मेरे पास जैसे ये दो सॉलिनॉइड है, एक ये दिख रहा है आपको और एक ये है ना। तो अभी देख इसमें क्या है ना, इसमें भी यही है, अगर हम अंदर वाली कॉइल में करंट देते हैं तो अंदर तो ठीक है, मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी इसके अंदर, लेकिन यहाँ से फील्ड लाइन निकल के ऐसी बनेंगी ना, तो अगर मैं इसके अंदर डाल दूं तो ये कौन सा वाला केस बन रहा है, ये इस तरह का केस बन रहा है। तो अब अगर हमने करंट अंदर दिए तो फ्लक्स कहां से कैलकुलेट करोगे, करंट अंदर दिए, मान लो फर्स्ट वाली कॉइल में करंट दिए
तो फ्लक्स किसका निकालना, तुमको बाहर वाली कॉइल का निकालना है। तो बाहर वाली कॉइल का अगर फ्लक्स निकाल रहे हो और वो अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस का कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, म्यूचुअल इंडक्टेंस में वैल्यू सेम ही आती है कि आप अंदर वाली कॉइल पे करंट दो, फ्लक्स बाहर का निकालो, या बाहर वाली में करंट दो और फ्लक्स किसका निकालो, अंदर का निकालो, फिर रेशियो तो लेना हमको। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू पे ये जो वैल्यू आई है एम, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे इस तरीके से कैलकुलेट करो चाहे ऐसे करो, लेकिन कैलकुलेशन हमेशा हमको ऐसा करना है कि भाई हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। समझ गए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या होता है भाई, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मान लो ये माउस और पेन के बीच में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं, लगते कि नहीं लगते, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना, पेन और माउस में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। तो अब आप फोर्स का कैलकुलेशन पेन के लिए कर लो या माउस के लिए कर लो, क्या फर्क पड़ता है, जिसमें आसान रहेगा वो निकाल लोगे, दूसरा ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, है ना। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे मान लो ये दीवार है, यहाँ पे बॉल आके टकरा रही है, अब इसमें जो रिएक्शन फोर्स लग रहे हैं, ये फोर्स ऑन बॉल बाय, ठीक है, वर्टिकल वॉल, एंड दिस इज फोर्स ऑन वर्टिकल वॉल बाय वॉल। तो अब या तो आप ये कैलकुलेट कर लो, ये कैलकुलेट कर लो, जो आसान होगा वो कर लो भाई, दूसरे की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी हमको। समझ गए कि नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आ रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना, आप ये वाले ये यहां से भी आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हो, आप यहां से भी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हो, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि भाई आप किस कौन से वाले टर्म, ये वाले टर्म से या ये वाले टर्म से आप आसानी से कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। समझ गए। तो आगे से ध्यान रखो, हमेशा करंट कौन सी वाली कॉइल पे दो, अगर इस तरह का अरेंजमेंट है, इस तरह की सिचुएशन है, करंट हमेशा बड़ी वाली कॉइल पे दो, और फ्लक्स किसके लिए निकालो, छोटी वाली कॉइल के लिए फ्लक्स निकालो। समझ गए बच्चों, अरे समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से। यस सर। बड़ी वाली कॉइल पे करंट दोगे, छोटी वाली कॉइल पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो लगभग कांस्टेंट रहेगी उससे, और छोटी वाली कॉइल का जो फ्लक्स रहेगा वो आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना है, ये रीजन समझ गए क्यों, रीजन समझ गए क्यों, क्या करना बेटा, हमेशा यहाँ पे एक पॉइंट में लिख दूं, बट ये इसको स्कूल एग्जाम वगैरह में नहीं लिखना है ना। ठीक है, आप कैलकुलेशन कैसे भी करो, म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना ही निकल के आएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना हमको, टू सॉल्व या टू फाइंड एम ऑलवेज गिव करंट टू लार्ज coil and find flux of small coil का फ्लक्स कैलकुलेट करो। ठीक है, लेकिन ये कोई स्कूल एग्जाम वगैरह में लिखना नहीं है ऐसा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बड़ी वाली कॉइल में अगर मैं करंट देता हूं, देखो यहाँ पे अगर, हाँ बोलो सर, तो फिर स्कूल एग्जाम में जो आपने ऊपर तक पढ़ा है वो वही लिखना पड़ेगा ना। वही लिखना पड़ता है बस स्कूल एग्जाम में। जैसे कोएक्सियल सोलेनोइड का अगर आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए, तो इतना लिखना, उसके बाद का डेरिवेशन, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। ठीक है, और कंपटीशन में भी क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा बड़ी वाली कॉइल में करंट इमेजिन करना, करंट देना, और छोटी वाली कॉइल के लिए फ्लक्स निकालना। ठीक है, अभी जैसे मैं बड़ी वाली कॉइल पे करंट देता हूं, मान लो इस पे करंट दिया मैंने I2, अब I2 करंट दिए तो अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ये किसकी फील्ड क्रिएट हो गई यहाँ पे बताओ जरा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कॉइल, और इसका फार्मूला क्या होता, म्यू नॉट N2I2, हाँ या ना, यही बनेगा ना फार्मूला। ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आई है, ये B2 किसके कारण बनी है, हमने करंट किस पे दिया है,
बड़ी वाली कॉइल पे दिया है, सेकंड वाली कॉइल पे दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी बनी, सेकंड वाली कॉइल की बनी। ठीक है, सेकंड वाली कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड बनी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है ना। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, दो स्टेप पे ही रहता है यार, फाइन आंसर निकालो। मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ फर्स्ट कॉइल, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ फर्स्ट कॉइल, फर्स्ट कॉइल या फिर सोलिनॉइड है ना, फर्स्ट वाला सोलिनॉइड, फर्स्ट वाला सोलिनॉइड के लिए। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ फर्स्ट सोलिनॉइड विल बी N1 phi1। N1 क्या है बेटा, फर्स्ट वाले सोलिनॉइड के टोटल नंबर ऑफ टर्न है, और phi1 क्या है, phi1 आ जाएगा B2 डॉट A1। Why it is B2 डॉट A1 बता सकते हो क्या, या फिर ये बन जाएगा N1 B2 A1। ये बताओ मुझे B2 डॉट A1 क्यों किए भाई, B1 डॉट A1 क्यों नहीं किए, एनीबॉडी, B1 डॉट A1 क्यों नहीं किए, B2 डॉट A1 क्यों किए, बताओ जरा, थोड़ा सा बताओगे। हेलो सर चेन जीटी दिखा रहा है, पॉइंट में निकालना है इसमें। फील्ड किसकी है ये, अरे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो किसके कारण बनी है, कौन से वाले करंट के कारण, I2 के कारण। तो ये B2 लिखा हूं मैंने, B2 का मतलब यहाँ पे फील्ड क्रिएटेड बाय सेकंड कॉइल। आप जब फ्लक्स लिखते हो ना तो यहाँ पे क्या लिखते हो, B डॉट A1 ना phi1, मतलब इस अंदर वाली कॉइल के एक टर्न के साथ में ये फ्लक्स है, और इसमें टोटल कितने टर्न है, N1 टर्न है ना, तो ये एक टर्न के साथ फ्लक्स, और अगर ऐसे n टर्न है तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा N1 इंटू phi1, है ना, एक टर्न का फ्लक्स phi1, अगर ऐसे n टर्न है टोटल फ्लक्स हो जाएगा N1 इंटू phi1। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, इट इज N1 और B डॉट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर ले रहा है हम लोग, हमको मैग्नीट्यूड से मतलब यहाँ पे एंगल 0 डिग्री का ही बन रहा है यहाँ पे। N1 B A1, N1 B की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पे, इट विल बी म्यू नॉट N2 I2, और फिर यहाँ पे जाएगा A1। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर होता है, डायरेक्ट देखो फार्मूला, हमने N1 phi1 डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे I2, और N1 phi1 की वैल्यू कितनी आ गई, N1 म्यू नॉट N2 I2 A1 डिवाइडेड बाय I2, I2 से I2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो फार्मूला किसमें रिड्यूस हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का, यहाँ पे देख सकते हो, इट विल बी म्यू नॉट कैपिटल N1 N2 A1, है ना। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने का बस है, रीअरेंज करने का मतलब या तो आप स्मॉल n N1 और स्मॉल N2 के फॉर्म पे लिख दो, या कैपिटल N1 और N2 के फॉर्म पे लिख दो, है ना। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू किसके बराबर जाएगी, स्मॉल n इंटू L के बराबर जाएगी, तो इट विल बी म्यू नॉट, N1 की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे N1 की जगह पे आ जाएगा स्मॉल n इंटू L, और फिर ये N2, और फिर ये एरिया A1। ठीक है, तो इसको, तो ये आ गया भाई यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला। लास्ट में हम लोग पूरा फार्मूले का डिस्कशन करते हैं। डेरिवेशन समझ में आ गया कैसे किए, बहुत आसान है डेरिवेशन, कुछ मुश्किल नहीं है। बाहर वाली कॉइल में करंट दिए, अंदर वाली कॉइल का फ्लक्स निकाले, एंड फ्लक्स ऑफ इनर कॉइल डिवाइडेड बाय करंट ऑफ आउटर कॉइल, हो गया भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल के आ गया इसका। बहुत आसान है डेरिवेशन, समझ गया बच्चों। हेलो, अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? सर सर हाँ अरे सर ये वाला फॉर्मूला है ना सर म्यूचुअल इंडक्टेंस का, हाँ, ये फार्मूला म्यू निकाल नॉट के आ N1 N2। ये वाला ये आ गया। अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस में भी इसी तरह का कुछ फार्मूला आया था सिंगल कॉइल के लिए भी, म्यू नॉट n स्क्वायर L A। तो यहाँ पे n स्क्वायर नहीं है, N1 N2 वाले टर्म है। अगर दोनों कॉइल में नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एक जैसे हैं, तो फार्मूला लिखो सेल्फ इंडक्टेंस। देखो दोनों कॉइल में, अगर मान लो दोनों कॉइल में N1 और N2 की वैल्यू सेम ले लें अपन, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो ये जो फार्मूला निकल के आया ना, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया फार्मूला जैसा सेल्फ इंडक्टेंस के लिए था। तो कुछ ऐसा फार्मूले में
सेल्फ इंडक्टेंस के फार्मूले में, म्यूचुअल इंडक्टेंस के फार्मूले में जो सिमिलैरिटी है वो बिल्कुल वैसी ही है, देखो है ना, सिमिलैरिटी है। हाँ, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में देखो ये इस तरह से आया है। अब देखो ये जो फाइनल फार्मूला है ना, ये वाला, आप करंट अंदर वाली कॉइल पे देते, फ्लक्स बाहर वाले के लिए निकालते, तब भी यही फार्मूला बनता, कोई फर्क नहीं पड़ता फार्मूला। फाइनल फार्मूला सिमिलर आएगा, आप कैसे भी कैलकुलेट करो, ठीक है, फाइनल फार्मूला सेम ही रहेगा, कैसे भी कैलकुलेट करो। समझ गए बच्चों? अरे बोलो भाई, समझ गए? बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? इसको कॉन्सेप्ट को समझ गए? चलो फटाफट नोट कर लो, इसको नोट कर लो फटाफट। हाँ बोलो सर। इस साइड में जो फर्स्ट और सेकंड है उसके नीचे आपने फॉर्मूला लेके m is equal to n1 find 1 upon I करंट, सर वो वाला काय है? अरे ये कैलकुलेशन के लिए करते, जैसे कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस निकालने के लिए Q बाई V करते कि नहीं करते, रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते, V अपॉन I करते, वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट करते। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल होती हैं, है ना, दो कॉइल होती हैं, तो पहली वाली कॉइल का फ्लक्स डिवाइडेड बाय सेकंड वाली कॉइल का करंट, या फर्स्ट सेकंड वाली कॉइल का फ्लक्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट कॉइल का करंट, ऐसा करते हैं निकालने के लिए, डेरिवेशन करने के लिए बस, ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए? चलो फटाफट नोट करो इसको, अभी नोट कर लो जल्दी से। सर हाँ बोलो बेटा। सर मैग्नेटिक क्या? सर, हाँ बोलो। सर इस साइड वाला सर डेरिवेशन है ना मैग्नेटिक, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरिवेशन, इस अरेंजमेंट का, ये जो कोएक्सियल सोलेनॉइड है ना उसका डेरिवेशन है, ये फाइनल फार्मूला है, ठीक है, समझ गया? हाँ सर। इतना ही। और जो बेसिक है, मतलब फर्स्ट सोलेनॉइड के लिए L1 मतलब उसकी लेंथ है, A1 मतलब कॉइल का एरिया, कॉइल का एरिया समझ गए कि नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल, जैसे ये इसका, ये मान लो ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनता है, ये एरिया है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके लिए A1 मान लिए, अंदर वाली सोलेनॉइड है, हमने इसको छोटा वाला माने A1, तो ये इसका एरिया है, समझ गया, दिख रहा है एरिया? हेलो, हाँ सर। हाँ ये एरिया, ये इसका एरिया हो गया A1 और इसका एरिया हो गया A2, ठीक है, इसकी लेंथ हो गई L1, इसकी भी लेंथ L है और अंदर वाली की लेंथ भी L है, नंबर ऑफ टर्न दोनों में अलग अलग लिए हमने, ठीक, सर क्लियर हो गया? हाँ बोलो। हाँ सर। सर मतलब बाहर वाले कॉइल को करंट दिए तो अंदर वाले कॉइल, बाहर वाली कॉइल में करंट दिए, अंदर वाली कॉइल में फ्लक्स का कैलकुलेशन किए, ठीक है? हेलो, हाँ सर। ओके, नोट कर लो फटाफट, कर लो इसको। सर ये वाले हाँ। डायग्राम में बाहर वाले कॉइल को करंट दिए और अंदर वाले कॉइल का कैलकुलेशन किए। हाँ, अंदर वाले कॉइल का फ्लक्स निकाले, बाहर वाली कॉइल में करंट दिए हैं। अच्छा, ये करंट नहीं भी दोगे ना तब भी यही फार्मूला रहेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का, देख ये जैसे अरेंजमेंट है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसमें करंट दो या ना दो ये है, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करोगे वो तरीका है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालोगे कैसे, ये अरेंजमेंट अगर हमने बना दिया, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया, इसको बाहर भी निकाल दोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस बदल जाएगा लेकिन रहेगा, ऐसा रख दोगे तब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए करंट का कोई लेना देना नहीं है, कैलकुलेशन के लिए है, जैसे किसी वायर का रेजिस्टेंस, वायर में करंट दो या ना दो, वायर में रेजिस्टेंस होता है, करंट दो या ना दो भाई, लेकिन रेजिस्टेंस निकालना है तो एक तरीका होता है भाई, आपको उसमें करंट देना है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, V बाई I कर दो, रेजिस्टेंस पता चल गया। तो वैसे ही इंडक्टेंस के लिए, वैसे ही कैपेसिटर के लिए, कोई मेटेलिक प्लेट है या दो मेटेलिक प्लेट को अरेंज कर दिए हमने, कैपेसिटर बन गया, ठीक है, लेकिन उसकी कैपेसिटी निकालना है तो क्या करोगे, प्लेट पे चार्ज दोगे, Q बाई V करोगे, कैपेसिटी पता चल जाएगी। तो लेकिन कैपेसिटी चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, इंडक्टेंस फ्लक्स और करंट पे डिपेंड नहीं करता, ये देखो फाइनल फार्मूले पे है, लेकिन कैलकुलेशन अगर करना तो यही मेथड है, इसी तरह से जाते हैं, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से। यस सर।
हो गया हो गया क्या? यस सर हो गया। ठीक है, मिटा दूं बेटा इसको। तो देखो अभी ये जो फार्मूला आया ना फाइनली हमारे पास में, इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या फार्मूला आ गया? नाउ दिस इज पेज नंबर 3। म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या फार्मूला आ गया? m इक्वल्स टू म्यू नॉट, क्या आ गया यहाँ पे, n1 फिर n2 l इंटू a1। a1 मतलब अंदर वाली कॉइल का एरिया है ना। म्यू नॉट n1 n2 l इंटू पाई r1 स्क्वायर। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। ठीक है, ये इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस है। क्लियर? कोई डाउट इस पे किसी भी बच्चे को? कोई डाउट है? ये लिख लो यहाँ पे, ये फार्मूले में है ना, ये लिख लो ऐसा। ये आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का फाइनल फार्मूला। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए बच्चों? अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? यस सर। लिख लो, हाँ लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो। आगे बढ़ते हैं अपन, दूसरे अरेंजमेंट के लिए आते हैं, है ना। पेज नंबर 2। अब देखो, अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। पेज नंबर 2 है कि कौन सा आ गया? अभी 3 है ना, 3 का है ना। देखो अभी हाँ, अभी देखो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है ये, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ गिवन अरेंजमेंट। गिवन अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना बेटा। देखो अभी अरेंजमेंट ऐसा है कि ये एक बड़ी सर्कुलर लूप है, यहाँ पे सर्कुलर कॉइल है ऐसी। इस पे टोटल टर्न n2 है और इसकी रेडियस है b। इसके अंदर कॉन्सेंट्रिक और कोप्लेनर दो सर्कुलर रिंग रख दी है अपन ने, रिंग जैसा शेप। इसकी रेडियस है a और इस पे टर्न है मान लो n1। समझ गए ना? तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप। इसमें इस अरेंजमेंट में ना क्या दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन अरेंजमेंट, 2 सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर रिंग्स या क्वाइल्स हम लोग बोल दें, ज्यादा बढ़िया, क्वाइल्स। ठीक है, और कंडीशन है a इज मच लेस देन b, मतलब अंदर वाली की जो रेडियस है वो बाहर वाली की रेडियस से बहुत बहुत छोटी है। तो अब इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। समझ गए? इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। समझ गया बेटा? इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे भैया म्यूचुअल इंडक्टेंस इस अरेंजमेंट का? करंट किसमें दोगे? n किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे? दिस इज नंबर ऑफ टर्न। बोलो, करंट ना दो लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब कैलकुलेशन करना है यार म्यूचुअल इंडक्टेंस का, है ना। समझ गए? अरे बोलो भाई जल्दी से। ये है फर्स्ट और ये वाली हो गई सेकंड कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए क्या करना पड़ता हमको? म्यूचुअल इंडक्टेंस N1 phi1 अपॉन I2 या फिर N2 phi2 अपॉन I1। हाँ बताओगे कैसे निकालोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस? कैसे निकालोगे यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस? किसमें करंट दोगे और किसका फ्लक्स निकालोगे? अंदर करंट दे और बाहर का फ्लक्स निकालें कि बाहर करंट दे और अंदर वाली कॉइल में फ्लक्स निकालें? सर अंदर वाली कॉइल। हाँ, अंदर वाली कॉइल में फ्लक्स निकालें। एक और कंडीशन दे दिया है यहाँ पे। क्या कंडीशन दे दिया? देखो यहाँ पे एक और कंडीशन दे दिया है कि A इज मच लेस देन B, मतलब छोटे वाली की जो रेडियस है वो बहुत छोटी है B के कंपैरिजन में। और इसका फायदा ये रहेगा कि अगर हम इसमें करंट देते हैं तो इसकी फील्ड बनेगी अंदर यहाँ पे,
और ये बहुत छोटा होने के कारण यहाँ पे फील्ड लगभग कैसी बन जाएगी, यूनिफॉर्म फील्ड बन जाएगी, है ना, लगभग यूनिफॉर्म फील्ड बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने करंट दिया, मान लो इस तरह से, बाहर वाली कॉइल पे कितना करंट दे दिया हमने, लेट इतना करंट दे दिए। अब बाहर वाली कॉइल के कारण बेटा अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, यहाँ पे बाहर की तरफ आएंगी, ऐसी डॉट वाली फील्ड, समझ गए, ये डॉट वाली फील्ड रहेंगी। लेकिन ये जो फील्ड है यहाँ पे ये यूनिफॉर्म नहीं है ये। हाँ, इतनी जगह के लिए जरूर हम लोग इसको यूनिफॉर्म ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फील्ड बन रही है ये बनी है B2 के कारण। तो अब हम लोग क्या कर ले यहाँ पे, सो देयरफॉर टोटल फ्लक्स ऑफ इनर कॉइल क्या जाएगा, टोटल फ्लक्स ऑफ इनर कॉइल इफ करंट is given to outer coil। करंट हमने बाहर वाली कॉइल को दी है ना, और अंदर वाली कॉइल को फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। सो इट विल बी N1 phi1 N1 B into A1। और बेटा मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आएगी बताओ, यहाँ पे अंदर इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी, क्या फार्मूला रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला याद है किसी को, याद है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला याद है, क्या बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर 4 पाई नहीं होता है, म्यू नॉट अपॉन 2, फिर ये N2 I2 डिवाइडेड बाय B, ये रेडियस है B यहाँ पे, और इनटू कितना जाएगा एरिया A1। नहीं आया याद, म्यू नॉट Ni अपॉन 2R। तो इस यहाँ पे N2 क्यों लगा, क्या N2 क्यों लगा साथ में, और इसमें N टर्न है ना बाहर वाले, इसमें N टर्न लिए ना अपन ने। हाँ सर, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट एन आई, चल अभी मैं ऐसा लिख देता हूँ, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R, ये फार्मूला होता है। अभी हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, ये N1 ये अंदर वाली कॉइल के टर्म्स है, ठीक है, फिर ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2, यही फैक्टर रहेगा, n की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा N2, और यहाँ पे क्या रहेगा I2 डिवाइडेड बाय R की जगह रहेगा B। समझ गए बच्चों, और ये एरिया हो गया अंदर वाली कॉइल का, दैट विल बी गिवन बाय पाई इनटू a स्क्वायर। क्लियर, अरे बोलो जल्दी से, समझ गए स्टेप, हाँ या ना जवाब देना, स्टेप समझ गए कि नहीं। तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की जो बेसिक चीजें हैं वो आपको याद हो, कि भाई सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है ना, इसके क्वेश्चन तभी बनेंगे आपको जब आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए जो कंडीशन आई थी वो आपको याद हो, नहीं तो आप फील्ड ही कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर अब क्या आ गया, यहाँ पे हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी गिवन बाय, डायरेक्टली ये बन जाएगा N1 phi1 अपॉन I2। तो देखो यहाँ पे I2 से डिवाइड हो गया, तो फार्मूला रिड्यूस हो गया बेटा μ2 और μ2 इनटू, सॉरी म्यू नॉट N1 N2, फिर यहाँ पे क्या रहेगा पाई इंटू a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा ये 2b। So this is the mutual inductance of this arrangement। ये इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। समझ गए, बोलो बच्चा पार्टी, अरे समझ गए, हेलो समझ गए, कैलकुलेट मैंने ये यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। यहाँ पे टोटल फ्लक्स ऑफ इनर कॉइल, टोटल फ्लक्स ऑफ इनर कॉइल मतलब अंदर वाली कॉइल में कितने टर्न है, N1 टर्न है। phi1 क्या है यहाँ पे, बोलो phi1 क्या है, फ्लक्स है, किसके लिए फ्लक्स है, एक टर्न के लिए फ्लक्स है। phi1 इज फ्लक्स थ्रू वन टर्न, phi1 इज फ्लक्स थ्रू वन टर्न, समझ गए। जैसे ये देखो ये कॉइल दिख रही है यहाँ पे, ऐसे अंदर ऐसी कॉइल रख दी हमने ऐसी, तो N1 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 है ना, N1 का मतलब 7 हो गया, और phi1 का मतलब एक के साथ कितना फ्लक्स है,
तो एक के साथ जितना फ्लक्स होगा, क्योंकि सब बराबर बराबर की हैं, तो आप और फिर टोटल पूरा फ्लक्स कितना जाएगा, एक का फ्लक्स 5, फिर दूसरे का 5, फिर तीसरे का 5, ऐसा टोटल फ्लक्स कितना हो गया 7 5। तो अगर n टर्न है तो n 5। समझ गया बेटा? अरे समझ गए? हेलो? यस सर। हाँ, तो ये टोटल फ्लक्स हो गया। अब n1 तो वही है, तो अंदर वाले में जब फ्लक्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे भाई, फ्लक्स के लिए क्या आएगा, b डॉट a या b इंटू a लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे b डॉट a मतलब n1 va, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही, क्योंकि करंट हमने बाहर वाली कॉइल पे दिया, सर्कुलर कॉइल के लिए, ये जैसे सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, अगर करंट देते हो तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। r इज द रेडियस, म्यू नॉट कांस्टेंट परमेबिलिटी, n मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्न, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ये फार्मूला होता है सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का। क्योंकि ये इसकी रेडियस बहुत बहुत छोटी है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग यूनिफॉर्म है इसके लिए। समझ गए? सेंटर पे जो फील्ड होती है वही फील्ड रहेगी। क्लियर हो गया बेटा? बोलो जल्दी। यस ओके सर। हाँ बोलो। सर अगर यहाँ पे A सिमिलर टू B कर दिए तो फिर ये सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा ना? क्या क्या? A सिमिलर टू B की एक है तो अगर A सिमिलर टू B लिए ना तो फिर फ्लक्स का कैलकुलेशन नहीं बना पाओगे बेटा। फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे निकालोगे, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म थोड़ी है, यहाँ पे अलग रहेगी, यहाँ अलग रहेगी, अंदर जैसे जैसे इधर आओगे फील्ड बदलेगी ना यहाँ पे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो रहेगा सिमिलर कॉइल का, लेकिन आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे उस पे। सर सेल्फ इंडक्टेंस तो रहेगा वो। सेल्फ इंडक्टेंस तो सिंगल कॉइल के लिए रहता है ना। हेलो? सेल्फ इंडक्टेंस भी नहीं निकलेगा। अगर तुम चाहो कि हम ये एक सिंगल कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस निकालने, तो सेल्फ इंडक्टेंस तो रहेगा नो डाउट, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करोगे? आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है या म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना, आपको फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट करना है। अगर आप इजीली फ्लक्स का कैलकुलेशन कर ले रहे हो तो समझ लो आप निकाल पाओगे। अगर आप इजीली फ्लक्स का कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो कैसे निकालोगे? आपको इसका भी मान लो सेल्फ इंडक्टेंस निकालना, तो करंट तो देना पड़ेगा। अब करंट दोगे तो यहाँ पे अंदर वाला जो स्पेस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आपको। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट रहती तो बहुत अच्छी बात थी, सीधा सीधा निकल रहा है। कांस्टेंट नहीं है तो फ्लक्स का कैलकुलेशन बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो गया हमारे लिए, कैसे निकलेगा? हाँ, अब ऐसा हो सकता है कि कुछ इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग निकाल रहे हैं इसका, इनडायरेक्ट मेथड से, पर डायरेक्ट मेथड से नहीं निकलेगा। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ये हो गया कि जैसे ये दो सिमिलर कॉइल ले लिए हमने, ठीक है, अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस, दो सिमिलर कॉइल ले लिए। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब बेसिक मेथड जहां पर थी, इसमें करंट चेंज किए, इससे इसमें कितनी इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुई, वहां से निकाल पाओगे फिर कि यार हाँ इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस इतना है। बाकी डायरेक्टली आप जो ये तरीका है ऐसे से कैलकुलेट नहीं होगा। इसमें करंट दोगे, चेंज करोगे, इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितनी हो रही वो कैलकुलेट करोगे, तब निकाल पाओगे फिर, है ना? समझ गए? समझ गए कि नहीं? हाँ सर। यस सर। हाँ, उसके लिए लेकिन तुमको लगेगा डिवाइस, ठीक है, आपको बैटरी लगानी पड़ेगी, आपको एक गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा दूसरी वाली कॉइल पे, उसके लिए डिवाइस लगेगा। यहाँ पे कोई डिवाइस की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिए, है ना? ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि जैसे मान लो ये वायर का रेजिस्टेंस कितना है आपको बताना है। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना, ना तो आपको इसकी रेसिस्टिविटी पता है, ना आपको इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, ना आपको इसकी लेंथ पता है, लेकिन रेजिस्टेंस निकालना है। तो निकाल सकते हो कि नहीं बताओ? इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। आपको क्या चाहिए? एक वोल्ट मीटर चाहिए, एक अमीटर चाहिए, एक बैटरी चाहिए। कनेक्शन लगा दो, करंट दो, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करो, अमीटर से करंट मेजर करो, V अपॉन I कर दो, इसका रेजिस्टेंस निकल गया। तो आपको अगर इसकी, और अगर मान लो आपको इसकी रेसिस्टिविटी पता है, लेंथ पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, तो रो इंटू L बाई A किसी भी स्ट्रेट वायर का रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो फिर इस अरेंजमेंट का भी म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसका भी है,
लेकिन हर किसी का आप डायरेक्टली ये वाली मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते, फिर आपको इनडायरेक्ट मेथड पे जानी पड़ेगी। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होता है एक में करंट चेंज करो, दूसरे में कितनी इंड्यूस ईएमएफ आ रही है वो कैलकुलेट करो और रिलेट कर दो भाई। जो मेथड है, जो फार्मूला रिलेट करने वाले हमारे, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन बताता हूं मैं इसके लिए। आप लोग इस पेज का इस लिख लो, इसको फटाफट लिख लो, फिर एक क्वेश्चन बताता हूं। सर हो गया क्या? नो सर। हो गया क्या बेटा लिखकर? चलो यस सर। देखो अभी ये है क्वेश्चन, ये पेज नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि दो कॉइल का अरेंजमेंट दिया हुआ है ऐसा, ठीक है? इसकी रेडियस है ए, इसकी रेडियस है बी। ये फर्स्ट कॉइल है और ये वाली है सेकंड कॉइल, ठीक है? एक फर्स्ट कॉइल है, सेकंड कॉइल है, गिवन है। पहले जो गिवन डेटा है वो ले लूं मैं यहाँ पे। इफ di2 upon dt is 2 ampere, 0.2 ampere per second, 0.2 ampere per second। di2 upon dt मतलब समझ गए, सेकंड कॉइल में करंट इस रेट से चेंज हो रहा है एंड emf is induced in first coil is equals to, फर्स्ट वाली कॉइल में emf कितनी इंड्यूस हो रही है यहाँ पे? इट इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट की emf इंड्यूस हो रही है। देन फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, M मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहाँ पे M मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, ऑफ गिवन अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट का बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, समझ गए ना? तो करंट एक कॉइल में चेंज हो रहा है और ईएमएफ दूसरी कॉइल में इंड्यूस हो रही है ना? तो ये सेकंड कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, यहाँ पे दिस इज I2, ये इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है और इस रेट से चेंज हो रहा है। तो फार्मूला क्या आएगा यहाँ पे? देखो बेसिक मेथड क्या है, इट इज N1 phi1 इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू I2। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, इट इज N1 phi1 इक्वल्स टू M इनटू di2 अपॉन dt। ये वाला टर्म बन जाएगा बेटा माइनस ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन फर्स्ट कॉइल एंड इट इज इक्वल्स टू M इनटू di2 अपॉन dt। वैल्यू पुट कर दो तो ये किसके बराबर आ गया? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन फर्स्ट कॉइल डिवाइडेड बाय di2 अपॉन dt। ये माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ मॉड ले लेते हैं हमारे लिए। तो ये कितना आ गया यहाँ पे? इट इज 4 वोल्ट और करंट किस रेट से चेंज हो रहा है यहाँ पे? इट इज 0.2 एम्पियर पर सेकंड के रेट से। सॉल्व करने पे हो जाएगा कितना? ये 40 अपॉन 2 हेनरी, ठीक है? इट विल बी 20 हेनरी, हेनरी मतलब H। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गई। तो ये होती इनडायरेक्ट मेथड। तो इसके लिए आपको डिवाइस लगेगा यहाँ पे जो वोल्टेज मेजर करे, इंड्यूस ईएमएफ मेजर कर ले, और एक और ऐसा लगेगा कि जिसमें यहाँ पे आप करंट को वेरी कर सको आप। हाँ, अब अगर मान लो करंट का वेरिएशन बदलते भी हो तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ बदलेगी,
लेकिन जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा मतलब ये वाला जो रेशियो रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, जितना ये रेट बदलेगा उस हिसाब से ये ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इसका ये रेशियो हमेशा फिक्स बना रहेगा। जैसे ये जो वायर है, मान लो इस वायर में कितना करंट दे रहा है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा, लेकिन रेजिस्टेंस कैसा रहेगा इस वायर का, कांस्टेंट रहेगा। समझ गए? समझ गया बेटा? अरे समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से। समझ गए? हेलो, बोल ही नहीं रहे यार, सो गए? यस सर। ठीक है, लिख लो अब इसको, लिखो फटाफट, लिखो फटाफट, लिखो अब इसको, जल्दी से लिख लो। हो गया क्या लिखकर बेटा? हेलो, नो सर। डन सर। हो गया बेटा लिखकर? देखो अभी क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी अगला क्वेश्चन ये ले रहा हूं मैं यहाँ पे, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। इस पे एक बड़ी स्क्वायर लूप हमने ली है ऐसी, दिस इज लार्ज स्क्वायर लूप। ये स्क्वायर लूप ले रहे हैं या फिर जिसकी साइड, ये वाली साइड बी है और इसके अंदर एक छोटी सी लूप हमने रख दी है, इसकी साइड ए है, ठीक है सर। एंड इसमें साइड दिया हुआ a इज मच लेस देन b। तो इस अरेंजमेंट का कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर कैसी रखी हुई है, कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर ये रखी हुई है। तो इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है। इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल पाओगे? होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं मैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में स्क्वायर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, याद है किसी को? याद है? याद है कि नहीं? तो करंट किस में दोगे, बाहर वाली कॉइल में करंट दो, ये मान लो सेकंड है, और ये अंदर वाली कॉइल हो गई फर्स्ट, है ना। बाहर वाली कॉइल में आप करंट दे दो यहाँ पे, इट विल बी I2। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्ट हो जाएगा किसके बराबर, N1 ∅1 अपॉन I2। N1 की वैल्यू हो गई 1, ∅1 मतलब फ्लक्स, फ्लक्स मतलब B, और एरिया हो गया a स्क्वायर अपॉन I2। अब मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो बाहर जब आपने करंट दिया तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ गई, यहाँ पे ये डॉट वाली आ गई, इट इज B2। तो B2 का कैलकुलेशन निकाल दो यहाँ पे, B2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन I2। बेटा B2 की वैल्यू स्क्वायर वायर के कारण B2 की वैल्यू होती 4 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 अपॉन यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा, ये V/2 रहेगा,
इट विल बी b/2 इंटू साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। ये फार्मूला कैसे आया ये इसमें मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, ऑलरेडी किया हुआ है। I2 से I2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे एक 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 4 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। फिर यहाँ पे कितना साइन 45 कितना हो गया 1/√2 इंटू 2, क्योंकि 2 बार लिखना है, और ये हो गया a स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ गया b/2। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई कर लोगे, ये निकल गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये फार्मूला कैसे आया ये नहीं बताऊंगा मैं अभी, यहाँ पे आप लोग कॉपी खोलो, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में दोबारा देखो ये फार्मूला कैसे किए थे हमने, मैंने कैलकुलेट करके बता दिया, लेकिन ये फार्मूला कैसे आया है आपको कॉपी खोलना है, दोबारा देखना है, ऑलरेडी किया हुआ है ये, है ना। समझ गए बच्चों? अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? यस सर, यस सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब अगली क्लास में करेंगे। नोट कर लो इसको फटाफट। ठीक, एक मिनट, हाँ, जो जेई वाले बच्चे वो रुक जाना, नीट वाले लीव कर सकते हो। जेई वाले बच्चों के लिए एक और प्रॉब्लम दे रहा हूं, जेई वाले बच्चे रुक जाओ, नीट वाले लीव कर सकते हो। हो गया क्या? हो गया क्या? यस सर। मिटा दूं? देखो अभी जेई वाले बच्चों के लिए एक और प्रॉब्लम ऐसी है, ये हमने एक इस तरह की कॉइल ली है, सर्कुलर कॉइल। अब को एक्सियल तो है, इस पे नंबर ऑफ टर्न n1 है ना। यहाँ पे एक कॉइल ऐसी रख दी है अपन ने, इसके साथ में थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये n2 है। इसकी रेडियस सपोज किसके बराबर है, b इसकी रेडियस है, और इसकी रेडियस सपोज क्या है, a है। को एक्सियल तो है लेकिन को प्लेनर नहीं है, a इज मच लेस देन b, सो टू को एक्सियल कॉइल्स बट बोथ आर नॉट कोप्लेनर, कोप्लेनर नहीं है। ठीक है, और दोनों कॉइल के बीच में यहाँ पर भी एंगल ऐसा बन रहा है। ठीक है, समझ गया अरेंजमेंट? इस पे कितने टर्न है, n1 टर्न है, इस पे कितने टर्न है, n2 टर्न है। तो इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस? बड़ी वाली कॉइल पे करंट दे दो I1, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इट इज B1, और इसका फ्लक्स निकल जाएगा phi2 इज इक्वल, इसका जो फ्लक्स आएगा N2, phi2 इज इक्वल टू M2 इंटू phi2, मतलब हो जाएगा B1 A2 cos थीटा, बराबर है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज N2 phi2 डिवाइडेड बाय I1 N2। phi2 की वैल्यू कितनी है, B1 इंटू A2 इंटू cos थीटा अपॉन करंट I1। B1 का फार्मूला कितना आएगा यहाँ पे, सिंस B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स I1 इंटू पाई इंटू b स्क्वायर अपॉन, ये डिस्टेंस मान लो x है, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। ठीक है, समझ गए? वैल्यू पुट कर लो, आंसर निकल जाएगा। अरे समझ गए जेई वाले? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ, तो ऐसा बहुत किसी भी तरह का ऐसे अरेंजमेंट जिनके लिए आप फ्लक्स का कैलकुलेशन प्रॉपर कर पा रहे हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन एडवांस में आया था एक बार, लेकिन इतना नहीं था, और आगे भी था, है ना। एडवांस में इस तरह से आया था, आगे भी था। क्वेश्चन ये था कि इसमें करंट चेंज हो रहा है और इसमें इंड्यूस ईएमएफ निकालनी थी, तो उसके पहले आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना पड़ेगा, और म्यूचुअल इंडक्टेंस जब निकल जाएगा तो इसमें कितना करंट चेंज हो रहा है, तो इसमें कितनी इंड्यूस ईएमएफ आएगी वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन लॉजिक लगाना था, कैलकुलेशन था। ठीक है, सर इस साल आया था? इस साल नहीं बेटा, पहले आया था, 2-3 साल पहले आया था। ठीक है, एडवांस में वो भी। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही। सर स्क्रीनशॉट हाँ ले ले।
सर वो B1 जो सेकंड कॉइल पे आ रही है वो अंदर की तरफ आएंगी ना? क्या चीज? B1 नहीं, सही तो है। देख, कभी भी अगर ये वायर इसके ऊपर से लिए ना, मतलब ये वाला पोर्शन अंदर रहता है, ये वाला पोर्शन बाहर रहता है, तो ऐसे ही आ रही ना, सही तो। अच्छा ठीक है सर। ओके, ठीक है, फिर एंड कर रहा हूँ क्लास में। सर हाँ बोलो। सर संडे टेस्ट ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? ऑफलाइन है। ओके।